स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एसी थ्रू अ कैपेसिटर, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो चलें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। अ कैपेसिटर सी ऑफ 1 माइक्रोफैराड इज यूज्ड इन अ रेडियो सर्किट वेयर द फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज एंड द करंट फ्लोइंग इज 2 मिली एम्पियर रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें ये प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि एक कैपेसिटर है हमारे पास। कैपेसिटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की अपने अंदर, और उसकी जो एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। तो हमें बताया गया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। और ये कहा गया है कि ये जो कैपेसिटर है एक रेडियो सर्किट में यूज किया जा रहा है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 मिली एम्पेयर है, और जो कि रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू है। अब ये देखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें बताई गई है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्राफ बनाती हूँ और उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग मैं टाइम लेती हूँ, और अगर मैं कह दूँ कि यहाँ ओरिजिन पे मेरे पास टाइम 0 है और थोड़ी दूर जाके मेरे पास टाइम t हो जाता है जहाँ पे वो 1 सेकेंड है। ठीक है, तो अब देखें कि अगर यहाँ पे मैं कोई वेव बनाती हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये जो वेव है इसमें हमारे पास एक वेव पूरी हो रही है टाइम t तक, जहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पूरी वेव है उसमें जो क्वांटिटी वेरी कर रही है वो सबसे पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, फिर 0 तक आती है और फिर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखें वो उसी डायरेक्शन में नहीं रहती बल्कि दूसरी डायरेक्शन में जाती है, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होके फिर वो 0 तक आती है। यानी कि ये जो पूरे का पूरा पाथ है ये हमारे पास एक वेव है। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो वेव है ये एक है टाइम टी तक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी जिसकी हमने वेव ली है, तो वो क्वांटिटी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हर्ट्ज है, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड में एक ही वेव आ रही है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी होती जिसमें हमारे पास दो वेव्स यहाँ तक मुकम्मल हो रही होती, यानी कि एक सेकंड में हमारे पास दो वेव्स आ रही होती, तो हम कहते हैं कि इस क्वांटिटी की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, क्योंकि हमारे पास दो वेव्स मुकम्मल हो रही हैं 1 सेकेंड में। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज है। यानी कि 1000 हर्ट्ज से मुराद ये है कि अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि ऐसा करंट जो हमारे पास अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। जबकि हमारे पास डीसी करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, बल्कि वो एक ही तरफ उसकी डायरेक्शन रहती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का हमें ऐसे पता चला कि हमें ऑल्टरनेटिंग करंट गिवन है क्योंकि यहाँ पे जो हमें करंट दिया गया है वो दिया गया है रूट मीन स्क्वायर, उसकी वैल्यू दी गई है। तो इससे हमें पता चला कि वो एसी करंट है, क्योंकि हमारे पास एसी करंट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अब जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग फ्रीक्वेंसी का, तो देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं करंट की के लिए ये ग्राफ बनाती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो रही है करंट की, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1000 हर्ट्ज। तो हमारे पास जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम लोगों के पास वोल्टेज के लिए भी यानी कि पोटेंशियल के लिए भी इसी तरह से ग्राफ बनता है जिसमें जो पोटेंशियल की पोलैरिटी है वो चेंज होती है। तो अगर इस पॉइंट तक मैं ले लेती हूँ कि हमारे पास टाइम है और हमें कहा गया है कि यहाँ तक फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखें अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेव कंप्लीट हुई है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेव ने एक दफा पोलैरिटी चेंज की है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हुई है हमारे पास पोटेंशियल की। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 1000 हर्ट्ज, उसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज है उसने पोलैरिटी कितनी दफा चेंज की है, 1000 टाइम्स। ठीक है, 1000 दफा उसने अपनी पोलैरिटी चेंज की है पोटेंशियल ने। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है 1000 हर्ट्ज, और आगे हमें कहा गया है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 मिली एम्पेयर है, यानी कि उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें बताई गई है। अब ये देखते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी मैंने ड्रॉ किया है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कहलाती है पीक वैल्यू। इस तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो है वो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट को 0.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। अब रूट मीन स्क्वायर करंट वो करंट होता है जो कि उतनी पावर जनरेट करेगा जितना का एक डीसी करंट जनरेट करेगा।
ठीक है, यानी कि ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होती हैं करंट की, वो वैल्यूज होती हैं करंट की एसी के लिए, जो कि वही पावर जनरेट करेंगे जितना कि एक डीसी करंट जनरेट करेगा। तो देखते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम में आगे सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस सी, यानी कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल वी, उसे कह देते हैं हम वी आर एम एस, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो क्या है। और दूसरा हमें ये कहा गया है इस क्वेश्चन के बी पार्ट में कि व्हाट करंट फ्लोज व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट्स आर एम एस, यानी कि उसकी भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें दी गई है और उसकी फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है कि अगर 50 हर्ट्ज हो, इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। कि हमने सेकंड पार्ट में नोट करना है कि हमारे पास क्या करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आई आर एम एस कौन सा है हमारे पास, कि जब हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट्स और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और ये सब कुछ जो हमने कनेक्ट किया हुआ है उसमें हमारे पास कैपेसिटर भी मौजूद है। तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज मौजूद हैं ताकि हमें फर्दर इसको सॉल्व करना ईजी रहे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर है और हमारे पास उसके बाद फ्रीक्वेंसी बताई गई है जो कि हमारे पास है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, और उसके बाद हमें बताया गया कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 मिली एम्पेयर, यानी कि ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻³ एम्पेयर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है ए पार्ट में वी आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, और उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है बी पार्ट में आई आर एम एस, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। कब, कि जब हमें गिवन हो कि जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 20 वोल्ट्स, ठीक है, और साथ ही हमें ये गिवन है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास हो 50 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास पोटेंशियल इक्वल होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट में। तो हमारे पास जो सर्किट मौजूद है उसमें क्या हमने फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, और वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास करंट के आर एम एस की जो वैल्यू है उसके प्रोडक्ट के मुताबिक, यानी कि करंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कहलाएगी रिएक्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस कैपेसिटर के अक्रॉस मौजूद होती है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है अब वो फाइंड करनी है रिएक्टेंस कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू तो पता है लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि रिएक्टेंस इक्वल होते हैं 1/2π/f(c). ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से अब हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 1000 हर्ट्ज जो है वो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे लिखते हैं 1000 हर्ट्ज और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है 159। ठीक है, और हमारे पास यूनिट्स क्या हैं, हमारे पास यूनिट्स है, नीचे है हर्ट्ज है, मल्टीप्लाई हो रहा है फेरेड से। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि यूनिट्स को बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमने कोई मिस्टेक की हो तो हम उसे दुरुस्त कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं जो हर्ट्ज है यानी कि उसके यूनिट्स निकाल लेते हैं कि हम जैसे जानते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल होती है 1/टाइम के, यानी कि 1 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया 1/सेकंड के। ठीक है, और फेरेड को देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। तो हमारे पास हो जाएगा कि 1 फेरेड इक्वल होता है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट के। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू डालते हैं 1/हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय फेरेड की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर सेकंड, और नीचे से हम देख सकते हैं कि फेरेड की हमारे पास वैल्यू है कूलम डिवाइडेड बाय
वोल्ट्स के। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड जो है ये हमारे पास वैल्यू आ रही है एम्पेयर के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास करंट होता है वो इक्वल होता है कूलम डिवाइडेड बाय टाइम के, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास आई है उसका यही हमारे पास रिलेशन आता है। तो हमारे पास एम्पेयर इक्वल हो जाएगा कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड के, तो यहाँ से हमारे पास आता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पेयर के इक्वल रेजिस्टेंस ओम के, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की, हमारे पास जो रिलेशन आया है वो बिल्कुल सही आया है, जो कि हमारे पास रिजल्ट देता है 159 ओम के। तो स्टूडेंट्स इससे फर्दर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।